नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत बहादुर आप सबका 16वीं पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वी आर लाइव नाउ। हाँ, सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप सबसे पहले ये तो बता दें कि भाई अपना आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। सबसे पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमें सिर्फ इतना बता दें कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, चलिए ठीक है। रमेश साहू जी, चेतन ठक्कर जी, रितु जी, रोहन काला जी, दिनेश मालविया जी, राजू जी लील, मैं आप सबका इस लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। और राजू जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने कंफर्म कर दिया कि भाई हमारी आवाज़ आ रही है। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भाई आज हमारे साथ पैनल पे दो लोग और भी हैं जो आपको असिस्ट करेंगे। एक तो है हमारे आनंद जी, आनंद तिवारी जी हैं जो कि एमपी से ज्वाइन कर रहे हैं, और दूसरे हैं हमारे आपका श्वेता जी। तो आज हमारे पास पैनल में 3 लोग हैं, तीनों अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। श्वेता जी का आपका मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि आप में से जो लोग हमारे चैनल के रेगुलर फॉलोअर्स हैं उन लोगों को तो ऑलमोस्ट 150 बुक्स हमने फ्री में दी थी, जो कि 1 किलोवाट ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप के DIY किट था, और वही बुक श्वेता जी ने लिखी है। और आज हमारा सौभाग्य है कि भाई आज वो हमारे साथ लाइव इंटरेक्शन में है और आज आप सबके क्वेश्चंस का आंसर वो देंगी। और दूसरे जो हमारे साथ जो एक्सपर्ट जो जुड़े हुए हैं उनका नाम मैंने पहले ही बता दिया है, आनंद प्रकाश तिवारी सर, आनंद प्रकाश, हाँ, जो कि मंडला MP से हैं, और उनका भी ऑलमोस्ट 20 साल का 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है सोलर एनर्जी की फील्ड में। थर्मल और फोटोवोल्टिक दोनों में उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, मतलब कि उनके हाथ इन दोनों सब्जेक्ट, दोनों प्रोडक्ट्स दोनों में क्लियर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है उसके लिए सबसे पहले आप अपना नाम पूरा क्लियर लिखेंगे, कहाँ से हैं वो भी लिखिए तसल्ली से। इस बात की गारंटी लीजिए कि हम आपके सारे क्वेश्चंस लेंगे। आप अपना नाम, जगह कहाँ से आप बोल रहे हैं, और आप अपना आराम से पूरा क्वेश्चन लिखिए। हम एक एक करके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। और इनफैक्ट ये बता दूं कि भाई जल्दीबाजी मत कीजिएगा, बुलिंग मत कीजिएगा, मतलब कि एक साथ 10 बार वही सेम क्वेश्चन दे रहे हैं या फिर वही टुकड़े में क्वेश्चन दे रहे हैं, तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यूअर के 2 से 3 मैक्सिमम क्वेश्चन लेंगे। और एक और चीज़ बता देता हूँ कि जिनके क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग एक गिव अवे भी देंगे कि भाई जिनके क्वेश्चंस रियली अच्छे हैं या सही में लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, हम उनको एक ये जो हमारा कट सेल है, ये ओरिजिनल कट सेल है, ये सैंपल्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका मोनोक्रिस्टलाइन का सेल, कट सेल है ये 1/4 पोर्शन। ये आपको डेमो के लिए बेसिकली इस्तेमाल में होता है। ये हम आपको इसी उसमें देंगे, तो आप बनाए रखिए, मतलब कि धैर्य बनाए रखिए। हम आपके क्वेश्चंस का एक एक करके आंसर देंगे। अब थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन सब कुछ होगा। तो वंस अगेन में विनोद पीटर, हाँ, वेलकम। जगजीत सिंह राठौर, वेलकम। दिनेश मालविया जी, अनिल पाटिल, राजू जी, निखिल मिश्रा, वाइब्रेंट इंडिया। देखिए, वाइब्रेंट इंडिया आप ऐसा नाम रखेंगे तो हमें खुद नहीं पता चलेगा कि भाई किसके साथ हम बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपना नाम ज़रूर लिखिए। तो जिनका नाम एकदम क्लियर है, हम डेफिनेटली उनका क्वेश्चंस पहले लेने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अब एक एक करके अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। दोनों पैनलिस्ट के बारे में मैंने बता दिया है। श्वेता जी ट्रेनिंग में एक्सपर्ट हैं, और अपने आनंद जी प्रोडक्ट्स में एक्सपर्ट हैं। तो आपका अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप प्रोडक्ट से रिलेटेड डालिए, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, लॉजिकल, पॉलिसी, प्रोसेस, गाइडलाइंस, जिसमें आपको कुछ पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। और वही रही ट्रेनिंग के बारे में पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ, कब, किधर, कौन कौन सी ट्रेनिंग है। और इनफैक्ट अगर जिनको श्वेता जी द्वारा लिखी हुई बुक्स अभी तक नहीं मिली हैं, उनको एक नंबर में दे देता हूँ। नंबर है, मेरे को खुद ढूंढना पड़ेगा, 7004294667। मैं ये चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, आपको शेयर कर देता हूँ। आप में से जिनको वो बुक लेनी है वो इस नंबर पे अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस शेयर करें, हम आपको वो बुक दे देंगे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस ले लेते हैं।
जगजीत सिंह राठौड़ जी का सबसे पहला क्वेश्चन है। जगजीत सिंह राठौड़ सर ने लिखा है कि भाई बुक के लिए आपका कंफर्मेशन तो आया पर बुक नहीं मिली। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके लिए क्षमा मानते हैं। आपने रिक्वेस्ट किया होगा, लेकिन क्या है कि ऑलमोस्ट 150-200 मेल्स आए थे, तो शायद उसमें जगजीत जी आपका नाम स्किप हो गया होगा। लेकिन मैं इतनी गारंटी देता हूँ, आप ये जो नंबर है यहाँ पे आप लिख दीजिए, हम आपको वो डाउनलोड वाला जो लिंक है वो हम आपको शेयर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दिनेश मालविया जी का, सर मैंने सोलर कुकर सोलर वाटर हीटर लगवाया है, बस थोड़ा महंगा होने के कारण इन सोलर पैनल नहीं ले पाया हूँ। तो दिनेश मालविया जी, इसमें ऐसा है कि भाई नो डाउट आप पुराने जो आपने सोलर कुकर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलर वाटर हीटर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको सोलर के एडवांटेजेस के बारे में कुछ बताने की तो ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक जैसा आपने बताया कि भाई सोलर पैनल, तो सोलर पैनल आपको भी मालूम है कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो अगले आने वाले 4 से 5 साल में वसूल हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं प्रशांत शर्मा जी का, यानी प्रांशु शर्मा जी का। गुड मॉर्निंग, मैं प्रांशु शर्मा, कसगंज यूपी, वेलकम। विनोद पवार जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि भाई अपने आनंद जी इसका आंसर दें। मैंने भाई गामा प्लस 1 किलोमीटर इंस्टॉल्ड विथ टू, मेरा एक विनोद पीटर साहब, मैं आपका हिंदी में उनको जवाब दे देता हूँ। एक गामा आनंद जी आप सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ सर। उन्होंने पीटर साहब ने एक क्वेश्चन दिया है कि भाई उन्होंने 1 किलोवाट का गामा प्लस इन्वर्टर लगा रखा है 2 हफ्ते पहले, हाँ, उसमें डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले नेवर शोज ग्रीन, ऑलवेज शोज डार्क ऑरेंज, प्लीज एक्सप्लेन। गामा प्लस अच्छा। काम किया हुआ है सर? जी जी मैंने काम किया हुआ है। देखिए, 2 कंडीशंस होती हैं। एक तो गामा प्लस में सोलर और मेंस दोनों आता है, या फिर कभी ऐसा होता है कि सिर्फ सोलर आ रहा है, मेंस नहीं आ रहा है। जब सिर्फ सोलर आता है तो फिर वो ग्रीन एलईडी शो करता है। यानी जब भी कभी आपके गामा प्लस में जो सामने स्क्रीन दिख रही है, जहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, वहां पे यदि आपको पूरा बैकग्राउंड ग्रीन दिख रहा है, दैट मीन्स वो प्योरली सोलर पे चल रहा है। और यदि ऑरेंज दिख रहा है, मतलब वो मेंस पे चल रहा है। अब यदि आपको ये लग रहा है कि मेंस पे चल रहा है और ऑरेंज दिख रहा है, उसके बाद भी वहां पे मेंस ऑन क्यों नहीं है? एक्चुअली ये गामा प्लस की ये फैसिलिटी है, ये उसकी खूबी है कि जब वो आपकी बैटरी चार्ज हो चुकी है और एक परसेंटेज लेवल जो है उसका उस तक पहुंच चुका है उसका स्तर, तो वो मेंस को कट कर देगा। मतलब मेंस उसको मिल रहा है पावर मेंस का, लेकिन मेंस के पावर को यूज नहीं करेगा, ताकि आपका जो है मेंस की जो खर्चे होने पे जो आपको बिल आता है वो आपको ना देना पड़े। तो आपका यदि ऑरेंज स्क्रीन है, मतलब आपके पास में मेंस है, मेंस उसको मिल रहा है, लेकिन वो उसको यूज नहीं कर रहा है। और यदि आपकी स्क्रीन ग्रीन है, दैट मीन्स आपका सोलर पे काम कर रहा है, सोलर पे चल रहा है, ऐसा है। तो चलिए ठीक है आनंद जी, आपने आशा करता हूँ कि विनोद जी का आंसर मिल चुका होगा। तो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अर्पित मिश्रा जी का। सर सर गुजरात में मोनो सोलर पैनल नहीं चलते हैं क्या? श्वेता जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। सोलर में गुजरात में मोनो सोलर पैनल नहीं चलते हैं क्या? मैंने जब भी पूछा सब लोग ये कहते हैं कि गुजरात में पॉली ही चलते हैं और मोनो ठंडी जगह पे चलते हैं। तो ज़रा इसका आंसर देंगे श्वेता जी? कुछ नहीं है सर, मोनो और पॉली में तो एफिशिएंसी की बात होती है कि मोनो जो है वो थोड़ा सा पॉली के कंपैरिजन में उसका जो 2-3% एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है। और एफिशिएंसी सोलर सेल्स में जब भी हम बात करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर साइज का मोनो सेल ले लें और एक पर्टिकुलर साइज का पॉली सेल ले लें, तो जो मोनो सेल है वो पॉली से ज़्यादा वॉटेज देगा, ज़्यादा पावर प्रोडक्शन करेगा। तो मोनो पॉली में यही डिफरेंस है कि जहाँ पर आपको एरिया की कमी है उसमें मोनो की एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वहाँ पर मोनो लगाएं। और ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं चलता नहीं है कहीं चलता है, एफिशिएंसी की बात होती है। तो एरिया की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप मोनो लगाएंगे या पॉली लगाएंगे। श्वेता जी, इसमें एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से भी जोड़ना चाहूँगा अर्पित मिश्रा जी को,
जैसा कि उन्होंने बोला कि भाई गुजरात में मोनो सोलर पैनल्स ही चलते हैं क्या, या जहाँ भी पूछो तो सब जगह मोनो पैनल की ही बात होती है। तो वहाँ पे है ऐसा कि गुजरात में उनको जहाँ जहाँ पे भी जाएंगे, गुजरात इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स जहाँ पे सोलर एनर्जी को प्रमोट बहुत अच्छी तरह किया जा रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रही है। अब है क्या कि वहाँ पे जो सब्सिडी वाला जो मैटर है, तो वो ऑलमोस्ट वहाँ पे 700 प्लस अप्रूव्ड और ऑथराइज्ड वेंडर्स हैं। तो आप जब भी इन वेंडर्स को बात करेंगे या अप्रोच कर रहे होंगे तो आपको वो यही बोल रहे होंगे कि भाई मोनो की जगह पे मल्टी यानी कि पॉली आपको मिलेगा। एक्चुअली इसका एक लॉजिक ये भी है कि भाई अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो एज कम्पेयर टू मोनो पॉली सस्ता है। तो सब्सिडी में अगर काम करना है तो आपको देयर इज एन चॉइस, आपको वही चीज़ लेना पड़ेगा जो वेंडर्स दे रहे हैं। ये एक लॉजिक हो जाता है कि कोई उनको एक रेट मैच करना है, उनको एक स्पेसिफिकेशन मैच करना है, तो उस रेट में उनको पॉली ही परवड़ता है। तो ये भी एक एंगल है जिसके कारण आपको ये सुनने को मिलता होगा मार्केट में। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं गौरव ठाकुर जी का। गुड मॉर्निंग सर, आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। सेकंड ये वाला क्वेश्चन आनंद जी आपके लिए है जी। गुड मॉर्निंग सर, आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। सर मुझे पूछना है कि कौन सा सोलर रूफटॉप सिस्टम अच्छा रहेगा, लाइक 1 किलोवाट और 3 किलोवाट। वी आर 4 पीपल इन अ फैमिली, थैंक यू। आनंद जी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा? जी, क्वेश्चन समझ में आ गया है। कौन सा सोलर रूफटॉप अच्छा रहेगा, इसको आंसर देने के पहले आपको ये जानना होगा कि आप कहाँ पे रहते हैं। आप यदि ऐसी जगह सर पे ये रहते हिमाचल हैं, प्रदेश में रह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं, और इनके घर में 1 किलोवाट का सिस्टम लगाऊं या 3 किलोवाट का सिस्टम लगाऊं, इनके घर में 4, इस बेसिस पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा। उसी पे आ रहा हूँ मैं। ये 1 किलोवाट या 3 किलोवाट सिस्टम लगाऊं, उस पे घर पे कितने लोग हैं या कितने कमरे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। सबसे पहले हमको देखना होगा कि वो कहाँ पे रहते हैं, इन द सेंस कि वो रूरल एरिया पे रहते हैं या अर्बन में रहते हैं। यदि वो अर्बन में रहते हैं और लाइट की अवेलेबिलिटी सफिशियंट है तो उनको लगाना चाहिए ऑन ग्रिड सिस्टम, क्योंकि उनका अर्बन एरिया में होने के कारण उनका लाइट बिल तो कभी नहीं होता है, लेकिन उनका बिल ज्यादा आता है क्योंकि वो लोग यूज कर रहे हैं, लाइट की अवेलेबिलिटी है तो उपकरण जो है यूज हो रहे हैं, तो बिल ज्यादा आता है। तो यदि वो अर्बन एरिया में रह रहे हैं तो उनको लगाना चाहिए ऑन ग्रिड सिस्टम, और यदि वो रह रहे हैं रूरल एरिया में तो लगाना चाहिए उनको ऑफ ग्रिड सिस्टम। अब बात आती है साइज की। साइज डिपेंड करता है कि आप यदि ऑन ग्रिड लगाना चाह रहे हैं तो आपका बिल कितना आता है। यदि आपका बिल 600-700 रुपए का आता है या 1000-1200 के अंदर आता है तो आपको 2 किलोवाट सिस्टम लगाना चाहिए ऑन ग्रिड का, क्योंकि वो उतना जो सिस्टम है वो उतनी बिजली प्रोड्यूस करेगा दिन भर में और महीने भर में कि आपका बिल लगभग 0 के आसपास हो जाएगा। लेकिन यदि आप रह रहे हो रूरल क्षेत्र में और आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना है तो आपको फिर 1 किलोवाट लगाना है कि 3 किलोवाट लगाना है, ये इस पर डिपेंड करता है कि उस सिस्टम से आप क्या चलाना चाहते हो। यदि आपको सिर्फ कुछ लाइट्स, कुछ पंखे चलाने हैं तो 1 किलोवाट सिस्टम सफिशियंट है, क्योंकि 1 किलोवाट सिस्टम आप लेते हो उसमें आपको जो 1 किलोवाट इन्वर्टर मिलता है उस पर आप 70% लोड यानी 700 वाट उसमें आप चला सकते हो। तो 700 वाट में आपका लाइट आ गया, आपका फैन आ गया, आपका एक मान लो एलईडी टीवी है तो वो भी आ गया। तो ये आपके लिए सफिशियंट होता है 1 किलोवाट का सिस्टम, और बैकअप भी इसमें आपको 5-6 घंटे का मिल जाता है। लेकिन यदि आप चाहते हो कि आपको पंखे भी चलाना है लेकिन कूलर भी चलाना है, साथ में आपको आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो भी चलाना है, आपको फ्रिज भी चलाना है, यदि आपको फ्रिज वगैरह यूज करना है, फ्रिज भी यूज करना है, पंखे भी यूज करना है साथ में, तो फिर आपको 3 किलोवाट सिस्टम पे जाना चाहिए। ये आंसर उस चीज का। जी गौरव ठाकुर जी, मैं आशा करता हूँ कि जो आनंद जी ने आंसर दिया वो आपको समझ आ गया होगा। इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल के ऊपर, यानी कि हमारे इस चैनल के ऊपर सोलर इज माय पैशन के ऊपर ऑलमोस्ट 100+ इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं, और इसमें हमने ऑन टू ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड और आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वर्टर को कैसे सोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के उसे भी देख लीजिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाते हैं। तो चलिए एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि श्वेता जी के लिए है। साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है, केतन कृष्णा पटेल जी ने। श्वेता जी, डू यू सी Shweta ji, how do you see the future of training hub establishment in India for solar? If you want to set up a solar research lab, any incentive are available? We want to go ahead with the same. Can you guide us? Shweta ji, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया?
हाँ, एक बार रिपीट कर देंगे सर, मतलब ये ट्रेनिंग ये क्वेश्चन में एक और बार रिपीट कर देता हूँ। श्वेता जी, हाउ डू यू सी future of training hub establishments in India for solar? If you want to set up a solar research lab in lab, any incentive are available. We want to go ahead with the same. Can you guide us? मतलब कृष्णा जी जो है वो ट्रेनिंग कराने में आई थिंक इंटरेस्ट रख रहे हैं, और उनका सवाल है कि इसका क्या फ्यूचर हो सकता है, इसका क्या प्रोसेस हो सकता है, और कोई नहीं इंसेंटिव नहीं 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 नहीं, उनका क्वेश्चन ये है कि भाई हाँ, फ्यूचर कैसा है और ऐसे इस्टेब्लिशमेंट या ऐसा कोई वो रिसर्च लैब के सेटअप बारे करने में। के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्या इंसेंटिव भी मिलता है? सर गवर्नमेंट की तरफ से प्लस पॉलिसीज और प्रोसीजर्स और इंसेंटिव्स के बारे में तो आपसे बेहतर कोई भी नहीं बता पाएगा। बाकी जहाँ ट्रेनिंग की बात है तो सबसे पहली बात है कि आपको अच्छी नॉलेज हो तो आप ट्रेनिंग किसी भी तरीके की ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना जो है ट्रेनिंग सेंटर कर सकते हैं और उसके बाद लोगों को स्किल्ड बना सकते हैं, सिखा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको मतलब नॉलेज अच्छी होनी चाहिए तो आप अपना सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप रिसर्च लैब स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर उसके बारे में तो सर से बेहतर और कोई भी नहीं बता सकता है कि क्या पॉलिसीज, क्या प्रोसीजर्स और क्या इंसेंटिव्स और गाइडलाइंस हैं। नहीं नहीं श्वेता जी, चलिए ठीक है। कृष्णा पटेल जी, थोड़ा आपको सा ऐड करना चाहूंगा इसमें, यदि आप हाँ अनुमति हाँ, दें। बोलिए बोलिए। बिल्कुल ठीक कहा श्वेता जी ने। ये जो कृष्णा भाई जो पूछ रहे हैं उसका रियल तो यही है कि सोलर की फील्ड में ट्रेनिंग का बहुत बड़ा स्कोप है इस समय, क्योंकि आपको सभी लोग को पता है कि सोलर के बारे में सब कुछ थोड़ा बहुत तो जानते हैं, लेकिन एक्चुअली काम कैसे करता है या इसमें जो इतनी कंपनियां आ रही हैं तो हमें कैसे उसकी फील्ड में आगे जॉब मिले या हम कैसे खुद का बिजनेस स्टार्ट करें सोलर का, इसके बारे में लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी है। तो यदि हम ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट डालते हैं तो दो तीन बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात तो यह है कि आपके पास में कुछ सर्टिफाइड, खुद के पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप सर्टिफाइड ट्रेनर हो। दूसरी बात, जैसा कि श्वेता जी ने कहा कि आपके पास उस फील्ड का अनुभव होना चाहिए, आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अनटिल अनलेस यू डोंट नो द प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस, और या फिर जो भी सिस्टम लगाने की जो भी सावधानियां होती हैं उसे आपको नहीं पता है, या कैसे चुनाव करना हमें सिस्टम, बेस्ट सिस्टम का, तब तक आप ट्रेनिंग अच्छी नहीं दे पाओगे। तो यदि आपके पास में अनुभव है, एक सर्टिफिकेट है, तो आपको ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहिए। इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज है, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। जी आनंद जी, थैंक यू, आपने अच्छा सपोर्टिव आंसर दिया। इनफैक्ट कृष्णा पटेल जी, मैं आपको पॉलिसी प्रोसेस के ऊपर क्लियर कर देता हूँ। क्या है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट पूरे ध्यान से अपनी तरफ से फोकस कर रही है और इसके ऊपर पॉलिसी प्रोसेस और गाइडलाइंस सब कुछ रिलीज कर रही है। इनफैक्ट ट्रेनिंग के लिए, जैसा कि हमको मालूम है कि भाई ये इंडस्ट्री आगे जाके इट्स ए बूमिंग इंडस्ट्री, तो यहाँ पे आपको स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होगी और इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग भी गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और अलग अलग स्कीम्स भी निकाली गई हैं। इसमें से एक जो वो चीज़ है दैट इज़ सूर्य मित्रा ट्रेनिंग सेंटर्स, जो कि हर स्टेट में और कई जगहों पे तालुका के ऊपर भी अवेलेबल हैं। और इसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको SCCJ दैट इज़ स्किल काउंसिल ऑफ ग्रीन जॉब्स, इसके ऊपर वेबसाइट पे मिल जाएगा। वहाँ पे आपको पूरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इंडिया में SCCJ यानी कि सूर्य मित्रा कौन कौन कराता है, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और आप अगर ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या चीज़ें या कैसे अनुदान मिलता है इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने के लिए या ट्रेनिंग देने के लिए, ये पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया है। मोटा मोटी आपको एक बता दूं कि भाई आपको अगर आपको इंस्टीट्यूट चलाना है तो उसके लिए पैसा भी मिलता है, बट द ओनली थिंग इज़ वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन SCCJ की वेबसाइट है और SCCJ यानी कि स्किल काउंसिल ऑफ ग्रीन जॉब की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और जहाँ तक रही बात ट्रेनिंग की, तो आप लोगों को ये भी बता दूं कि भाई हम लोग भी एक ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करते हैं। इनफैक्ट कल ही हम लोगों ने सेकंड बैच की ओपनिंग का लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे हम लोग 40 का इनटेक इस बार करेंगे और वो वीडियो का पूरा इन्फॉर्मेशन, वो पूरे ट्रेनिंग का इन्फॉर्मेशन हमने उस वीडियो में डाल रखा है। तो जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं वो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज़ फ्रॉम कृष्णकांत घोगरे जी के, महाराष्ट्र से हैं। आनंद जी, ये इसका आप क्वेश्चन दिएगा, आंसर दिएगा। कृष्णकांत जी का क्वेश्चन है कि भाई मेगावाट प्रोजेक्ट्स में कंसल्टेंट टैरिफ के लिए हेल्प करते हैं क्या, एंड सजेस्ट मी सम कंसल्टेंट्स।
मेगावाट लेवल के जो प्रोजेक्ट्स मेगावाट प्रोजेक्ट्स में कंसल्टेंट्स टैरिफ जो उनका जो पीपीए टैरिफ है, क्या उसके लिए हेल्प कर रहे हैं? और कोई कंसल्टेंट के नंबर शेयर कर सकते हैं आप? मेगावाट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जो कंसल्टेंट्स अपन हायर करते हैं उनका काम एक मेन ये भी रहता है कि वो टैरिफ के लिए सजेस्ट करें। मतलब जो पीपीए हो रहा है हमारा जो डिस्कॉम है उसके बीच और जो हमारा इन्वेस्टर है उसके बीच जो पीपीए हो रहा है उसमें नो डाउट कंसल्टेंट जो है वो अपने टैरिफ भी सजेस्ट करते हैं। सिर्फ ये है कि नंबर्स जो है अपन बाद में शेयर कर देंगे आपके चैट बॉक्स में या आपकी वेबसाइट पे सोलर इज माय पैशन की। एट प्रेजेंट आई कांट गिव द नंबर। जी चलिए ठीक है। कृष्णकांत जी, आपको आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है दैट इज व्हाट्सएप नंबर छोड़िए, आप हमारा जो ईमेल एड्रेस है solar-is-my-passion@gmail.com, एक और बार बता देता हूँ, solar-is-my-passion@gmail.com। यहाँ पे आप अपना रिक्वायरमेंट शेयर कर दीजिए। आनंद जी के पास से जो भी इंफॉर्मेशन आएगा हम आपके साथ शेयर कर देंगे। चलिए एक और नया क्वेश्चन ले लेते हैं निखिल मिश्रा जी की तरफ से। निखिल मिश्रा, लखनऊ। प्रेजेंट टाइप में जो फ्रेश डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए जॉब प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही हैं, या फिर सैलरी बहुत ही कम हो रही है, या फिर बॉन्ड 2 to 3 years रिक्वायर्ड है, प्रॉब्लम है। तो निखिल जी, इसमें एक्चुअली मेरे को आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्योंकि आपने तो प्रॉब्लम बता दी है। आपका क्या पूछना चाहते हैं ज़रा वो भी तो बताइए। वाइब्रेंट इंडिया आपका हम क्वेश्चन नहीं लेंगे क्योंकि आपका नाम नहीं है। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि भाई जिसका नाम रहेगा वही क्वेश्चन हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे एक अभी तक जितने क्वेश्चंस आए उसमें एक गौरव ठाकुर जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो आपको एक चीज बताता हूँ कि आनंद जी, वो गौरव ठाकुर क्या पूछा था उन्होंने? वो जो हिमाचल में रहते हैं और उनके घर में 4 लोग हैं, वो 1 किलोवाट का सिस्टम अच्छा, लगाए। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन था, जेन्युइन क्वेश्चन था। और उनको गौरव जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक नंबर नोट कीजिए, यदि आप सुन पा रहे हैं हमें तो, दैट इज 7004294667। ये जो आपको दिख रहा है एक मोनो कट सेल, ये आपको गिफ्ट में भेजा जाएगा। आपको क्या करना है कि जब मैं नंबर बताया इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज 7004294667। इस नंबर पे आपको आपका नाम और आपकी लोकेशन, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में आप उल्लेख कीजिए। आपको ये जो गिफ्ट दिख रहा है एक मोनो कट सेल, ये आपको भेजा जाएगा सोलर इज माय पैशन की तरफ से। ओके श्वेता, आप भी अपने जो कोई आपको जो कोई क्वेश्चन अच्छा लगे उसका नाम याद रख लीजिएगा, उनको हम ये शेयर। सर दो लोग अभी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको एक और बार फिर से बता दूं कि भाई आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके ही क्वेश्चंस का आंसर देंगे। और आराम से पूरा क्वेश्चन लिखिए, नाम के साथ लिखिए, शॉर्टकट कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। श्वेता जी कुछ बोलना चाह रही हैं? एक चीज मैं बोलना चाह रही थी। मुझे मतलब अभी तक 2 लोगों के क्वेश्चन से ऐसा लगा कि लोग जैसे कृष्णा जी थे वो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड थे और किसी ने जॉब की बात करी थी। तो मतलब आई थिंक वो करियर बनाने की बात कर रहे हैं, इस फील्ड में कैसे करियर बनाया जाए या ट्रेडिंग में कैसे क्या किया जाए। तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर सबसे पहली बात तो नॉलेज है, नॉलेज के बिना तो कुछ होना नहीं है। इसके अलावा जो सर्टिफिकेशंस होते हैं, इसमें अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री करी हुई है, आपके पास अपनी इंजीनियरिंग करी हुई है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, या रिलेटेड टू इस फील्ड में जो सोलर से जो है रिलेटेड है, इसमें अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो क्या होता है कि जैसे सर ने बताया सूर्य मित्रा के बैचेस के बारे में, या नाइस है अपना वो ट्रेनिंग कराती रहती है, और SCGJ है ट्रेनिंग कराता रहता है। तो इसमें क्या है, आप TOT होता है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। तो उसमें जो है उसका सर्टिफिकेट अगर आप ले लें, उसका कुछ दिन का कोर्स होता है, फिर आप सर्टिफाइड ट्रेनर बन जाते हैं। आपके पास वो सर्टिफिकेट आ जाए आप, और प्लस आपके पास अच्छी नॉलेज आ जाए, तो आप इन सब चीज़ों में ट्राई कर सकते हैं कि सूर्य मित्रा को आप पढ़ा सकते हैं, या नाइस में कोई ट्रेनिंग है वहाँ पर आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और भी कई जगह ट्रेनिंग चलती रहती है, वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो ये करियर का एक अच्छा ऑप्शन है। तो मुझे याद आया तो मैंने ऐड कर दिया ये चीज़। थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको हो जाता है 3-4 साल का, तो आप MOT कर सकते हैं, आप मास्टर ट्रेनर बन जाते हैं। तो स्कोप बहुत सारा है, बस नॉलेज जरूरी है।
जी, बॉटम लाइन ये है कि भाई आपको निरंतर प्रयास करता रहना है। देयर इज नो एंड टू सक्सेस, मतलब ये सक्सेस के लिए आपको हमेशा आगे बढ़ते ही रहना है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं विशाल जी का। विशाल जी गुड मॉर्निंग सर। मेरा एक क्वेश्चन है, ये आनंद जी आप इसका क्वेश्चन का आंसर लीजिएगा। विशाल जी क्वेश्चन है कि गुड मॉर्निंग सर, मेरा एक 30 एम्प्स का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा के प्रॉपर वे से कनेक्शन कर दिया है, बट कंट्रोलर में सेविंग पर डे 2 यूनिट का ही करता है, बट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मीटर्स हैव सेम वाई। एक्चुअली पूरा क्वेश्चन मेरे को भी समझ नहीं आया, आपको है सर? नहीं, ये कुछ कंफ्यूज, मतलब आधा ही इसमें बातें बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि पैनल्स कितने वॉट के हैं और 30 एम्प का जो चार्ज कंट्रोल लगाया हुआ है वो उससे क्या कर रहे हैं, क्या आपकी बैटरी चार्ज कर रहे हैं, है ना, और सिस्टम कितने वोल्टेज में, 12 वोल्ट में है कि 24 वोल्ट में, ये पूरा उन्होंने बताया नहीं। तो पूरा बता विशाल जी जरा आप ये आंसर, ये क्वेश्चन भी ये पूरा भी बता दें कि भाई आपके मॉड्यूल्स कितने हैं, पूरा अगर पूरा डिस्क्राइब कर देंगे तो आसानी हो जाएगी आपको पूरा आंसर देने में जी। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं टेक्निकल जे मार्डी का। हाँ सर, सोलर एयर कंडीशन को चलाने के लिए कितने वॉट का पैनल लगाना चाहिए, साथ ही में कॉस्ट क्या रहेगा? फ्रॉम जमशेदपुर। आनंद जी इसका क्वेश्चन एक और बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। सर, सोलर एयर को चलाने के लिए कितने वॉट का पैनल लगेगा? ये डिपेंड करता है सर इस पे कि सोलर आपका जो एसी है वो कितने टन का है ना। जैसे एक 1 टन भी आता है, 1.5 टन भी आता है। तो जो मैंने कभी यूज तो नहीं किया, लेकिन जो मेरे अपना जो ग्रुप है उसमें लोगों ने जो डिस्कस किया इस बारे में, तो 1 टन का जो एसी रहता है उसको चलाने के लिए 330 वॉट के 6 पैनल यूज करते हैं वो, तो उसमें वो अच्छे से ऑपरेट हो जाता है। तो ये सोलर एसी जो है उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके बेस पे हम बता पाएंगे कि उसमें एग्जैक्ट कितने पैनल लगेंगे। ये भी आप यदि क्वेश्चन मेल पे बुलवा लेंगे तो फिर हमको उनका डिटेल भेज देंगे। जी जी, चलिए ओके। एक नया क्वेश्चन है, नीरज जैन साहब ने पूछा है भाई 7004249667 ये किसका नंबर है? तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, दैट इज सोलर इज माई पैशन का व्हाट्सएप नंबर है। ये आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि भाई ये हर जगह फ्लैश होता है। तो इसमें आपको क्या चाहिए उसको आपको लिखना होता है एंड उसके बाद उसको शेयर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जतपाल सिंह जी का। हमने ऑन ग्रिड सिस्टम 3 किलोवाट का लगवाया है पंजाब में, बट बाई डायरेक्शनल मीटर रीडिंग में समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर बताएं। आप में से कौन ये क्वेश्चन लेगा? हाँ, मैंने पहले हाथ कर दिया। जतपाल सिंह का जो क्वेश्चन है वो उन्होंने पंजाब में एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाया है और एक बाई डायरेक्शनल मीटर भी लगा हुआ है, बट उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या है। तो जरा मैंने पहले हाथ कर दिया है, मैंने हाथ खड़ा कर दिया है पहले से। ओके सर, हाँ आप बताइए सर। एक्चुअली क्या होता है, ये जो बाई डायरेक्शनल मीटर होता है, क्या नाम बताया आपने? जसपाल जी नाम बताया ना? जसपाल जी, जीतपाल जसपाल जी, जीतपाल जी। अच्छा क्वेश्चन है ये, जीतपाल। अच्छा क्वेश्चन है इनका, इसको हम लेंगे अपने उसमें गिफ्ट देने वाले में, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीतपाल जी, क्या होता है जब भी हम बाइडायरेक्शनल मीटर लगाते हैं तो किस कंपनी का है इसके आधार पे उसकी जो डिस्प्ले की कैटेगरीज हैं वो अलग अलग होती हैं कि क्या क्या डिस्प्ले करने वाला है, डिस्प्ले क्राइटेरिया अलग होता है। लेकिन आमतौर पे सभी जो होंगे, चाहे वो सिक्योर कंपनी का हो, चाहे एल&टी का हो, चाहे किसी और विजनटेक का हो, आमतौर पे जो भी अपन मीटर लगाते हैं वो जब अपनी रीडिंग स्टार्ट करता है तो पहले तो उसमें एक पूरा फुल स्क्रीन व्यू आता है कि उसमें कितने कितने कैरेक्टर्स हैं, वो पहला होगा। ऑफ के बाद जब ऑन होता है वो सेकंड चीज जो आती है वो आती है उसमें या तो डेट आएगी या टाइम आएगा। किसी मीटर में, बायोडायरेक्शनल मीटर में डेट आती है, किसी में टाइम पहले आता है। यदि डेट पहले आ रही तो टाइम बाद में आएगा, और टाइम पहले आ रही तो डेट बाद में आएगी। डेट और टाइम होने के बाद में उसमें ये आता है कि उसने कितना ग्रिड से इंपोर्ट किया, बकायदा उसमें आईएमपी लिख के आएगा, या एक इंपोर्ट का जो साइन होता है आधा गोला भरा हुआ राइट लेफ्ट साइड पे वो आएगा, और उसने डिस्कॉम से कितना इंपोर्ट किया उस मीटर ने, वो इंपोर्ट की रीडिंग आएगी, फर्स्ट रीडिंग। सेकंड रीडिंग आएगी कि आपने कितना एक्सपोर्ट किया। यदि मान लो इसमें भी बता दूं मैं आपको अजीत जी कि इसमें 2 मीटर होते हैं, एक तो होता है सिंगल फेस, एक 3 फेस।
सिंगल फेस यदि मीटर होगा तो इंपोर्ट के बाद एक दो रीडिंग और आ सकती है, लेकिन यदि 3 फेस का मीटर है तो इंपोर्ट के बाद डायरेक्ट बात आएगा कितना उसने एक्सपोर्ट किया, यानी आपके सिस्टम ने कितने यूनिट बना के एक्सपोर्ट की, ये आएगा। और नेक्स्ट में आएगा कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, जो वहां पे NAT नेट लिख के आएगा साफ साफ, और दोनों का डिफरेंस जो है, यदि आपने 100 यूनिट इंपोर्ट किए 100 लिख के आएगा, 120 एक्सपोर्ट किए तो 120 लिख के आएगा, और यदि माइनस में 20 आपका नेट है तो वहां -20 लिख के आएगा। इसके उलट यदि आपने 150 यूनिट इंपोर्ट किए हैं और 140 एक्सपोर्ट किए हैं तो 150, 140 एंड 10, ओनली 10 ऐसा लिख के आएगा। तो डेट, टाइम, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड नेट, ये उसकी रीडिंग होती है। जी बहुत सही आनंद जी, आपने एकदम बहुत ही एकदम क्लियर तरीके से पूरा क्लियर कर दिया कि भाई एक बाई डायरेक्शनल मीटर को कैसे देखा जाता है। इनफैक्ट जी मैन्युफैक्चरर का अपना अपना अलग सेटिंग होता है, तो वहाँ पे रीडिंग के उधर देख सकते हैं ई कईयों में लिखा रहता है, नंबर के नीचे ई लिखा रहेगा या नंबर के नीचे आई लिखा रहेगा। आई मतलब कि इंपोर्ट, ई बोले तो एक्सपोर्ट, और उसके बाद एक नेट भी आएगा। तो तीनों फिगर्स वहाँ पे आते हैं, डेट, टाइम और ये सब तो आता ही है। जी। तो जैसा कि आनंद जी ने हमें बताया था कि भाई आपका क्वेश्चन सही में रियली रिमार्केबल बहुत अच्छा है, तो आपको हम अपनी तरफ से ये देते हैं एक ये वो है सैंपल पीस है, मोनोक्रिस्टलाइन सेल का कट सेल है। और आपको बस करना क्या है कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है दैट इज 7004294667, उस पर आप अपना पूरा ईमेल एड्रेस और पूरा पोस्टल एड्रेस भेज दीजिएगा। हम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और आपको ये चीज़ हमारी तरफ से भेज देंगे। तो रियली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप इस क्वेश्चन आंसर्स में बने रहें, जल्दीबाजी ना करें, स्पैमिंग ना करें, हम एक एक करके आपके क्वेश्चंस ज़रूर लेंगे। चलिए एक श्वेता जी, एक नया क्वेश्चन आया है अमित यादव जी की तरफ से। व्हाट इज योर बेस्ट सिलेक्शन फॉर 5 किलोवाट रूफटॉप सिस्टम, प्लीज हेल्प। अमित यादव जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज योर बेस्ट सिलेक्शन फॉर 5 किलोवाट ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम। अच्छा, सिलेक्शन इन टर्म्स ऑफ तो सर इन्होंने बताया नहीं, क्योंकि सिलेक्शन के तो कई कैटेगरी होती आप है। अपनी तरफ से बता दीजिए कि भाई कौन कौन से क्राइटेरिया रखने चाहिए, सो दैट वो अपनी तरफ से एक अच्छा सिस्टम सिलेक्शन कर लें। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले अगर मॉड्यूल की बात करें तो अभी हम लोगों ने बात करी थी मोनो और पॉली के बारे में। तो अगर वही है कि अगर आपको ज़्यादा एरिया ख़राब नहीं करना है या कम एरिया है या आपके छत पे जो है शेडो फ्री एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप मोनो और पॉली में जो है मोनो लगा सकते हैं। अगर एरिया का कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत वो है, और जो रेट आता है मेनली पॉली और मोनो में वो डिफरेंस आता है, मोनो थोड़ा महंगा आता है। तो अगर आपके पास जो है कि अगर रेट का इशू नहीं है और जगह की इशू नहीं है, तो फिर आप पॉली लगा सकते हैं। पॉली बेस्ट है, उसमें बजट जो है वो कम बजट में भी आपका 5 किलोवाट का प्लांट तैयार हो जाएगा। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो तो कम से कम आप प्री GI तो लगाएं ही लगाएं, GI या HDGI लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। आजकल पॉस्मैक भी आ गया है, पॉस्मैक और स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर माना जाता है, वो चूज़ करें। बाकी केबल्स वगैरह की अच्छी ब्रांड चूज़ करें। तो जो भी आप लगाएं वो अच्छी ब्रांड और रेप्यूटेड ब्रांड का लगाएं। तो इन टर्म्स ऑफ मतलब ऐसे कोई कैटेगरी आपने नहीं बताई है, तो बेस्ट सजेशन तो मेरा यही रहेगा कि अच्छी ब्रांड की चीज़ जो है वो इस्तेमाल करें। और पॉली और मोनो आप पे डिपेंड करता है। अगर बजट का इशू नहीं है तो मोनो लगाएं, और अगर एरिया का थोड़ा इशू है, शेड फ्री एरिया जो है ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो आप मोनो लगा सकते हैं, या मोनो और पॉली जो है आपकी चॉइस है। क्योंकि क्या होता है कि 300 वाट का अगर पैनल है तो चाहे मोनो हो या पॉली हो, वो 300 वाट ही देगा, उसमें आप एफिशिएंसी का कुछ नहीं कर सकते। बस जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि सेम साइज का वही पैनल मोनो का लगाएंगे तो थोड़ा सा उसकी ज़्यादा वोल्टेज होगी, कम एरिया में वो आपको उतनी ही पावर देगा। पॉली जो है हल्का सा ज़्यादा एरिया लेगा, तो एफिशिएंसी ज़्यादा होने का मतलब ये होता है। अच्छा, दूसरे जो पार्ट्स हैं मैडम, ये 5 किलोवाट का सिस्टम है, आनंद जी आप भी कुछ बोल रहे थे। जी, मैं ये कह रहा था, एकदम सही कहा श्वेता जी ने। हाँ? ये जो बहुत बड़ा लोगों में मतलब एक समझ नहीं होती है कि ये मोनो लगाएंगे तो ज्यादा हमें पावर मिलेगा, और बिल्कुल सही उनने बोल दिया कि 300 वाट का पैनल है तो 300 ही बनाएगा, चाहे मोनो हो चाहे पॉली हो।
सिर्फ हमें ये सिलेक्शन करना चाहिए कि जो भी हम चाहे इन्वर्टर हो, चाहे आपका मॉड्यूल्स हो, चाहे स्ट्रक्चर हो जैसे कि उन्होंने बताया, और चाहे केबल हो, हमें क्वालिटी ऐसी यूज करनी चाहिए कि आप ऑन ग्रिड लगा रहे हो। ऑन ग्रिड लगा रहे हो मतलब आपका सिस्टम कम से कम 25 साल परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, 25 साल परफॉर्म करना चाहिए, तो पैनल तो परफॉर्म करेंगे 25 साल, क्योंकि वो कंपनी वारंटी दे रही है, परफॉर्मेंस वारंटी उनकी। लेकिन आपका इन्वर्टर भी ऐसा हो, आपकी केबल भी ऐसी हो, आपका स्ट्रक्चर भी ऐसा हो जो 25 साल तक उनका साथ निभा सके। सपोज कीजिए यदि आप सिस्टम लगा रहे हैं ऑन ग्रिड का, और आपने जो पैनल्स को आपस में जोड़ा हुआ है, जो सीरीज बनाई हुई है, या पैनल्स के जो फाइनल आउटपुट आ रहा है उसको जो आप नीचे लेके आ रहे हो आपके इन्वर्टर तक, उसमें आपने एसी केबल लगा दी। अब वो एसी केबल लगाने से क्या होगा कि ये एसी केबल जो होती है उसकी जो पाउडर कोटिंग होती है वो बहुत पतली होती है। 1 साल 2 साल 5 साल बाद हो सकता है कि वो धूप पानी पड़ के वो उसका जो पाउडर कोटिंग है वो झड़ जाए और वो प्लस माइनस आपस में चिपक जाए, तो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाए, आपका प्लांट बंद हो जाए। इसलिए आपको हमेशा वहां पे डीसी केबल ही यूज करनी है। डीसी केबल में भी टाइप 1 टाइप 2 अलग अलग केबल्स आती है। जैसे मैंने अभी मेरे जो प्लांट लगे हैं बहुत से, उन्होंने उसमें मैंने पॉलीकेप की केबल यूज की है। और अभी रिसेंट जो मेरा 100 किलोवाट प्लांट लगा है उसमें मैंने लैप केबल यूज की है। जब आप ट्रिपल लेयर डबल लेयर यूज करते हो केबल्स, तो आपको उसमें ये श्योरिटी होती है कि ये भी 25 साल काम करेगी यदि आपके पैनल काम कर रहे हैं तो। तीसरी बात, इन्वर्टर की बात करूं मैं, इन्वर्टर आप ऐसा चूज करें जिसमें आपको कुछ ओवरलोडिंग मिलती हो। जैसा कि अपन जैसे 5 किलोवाट इन्वर्टर लगाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी इन्वर्टर ऐसी कंपनी का हो जिसमें 20% ओवरलोडिंग होती हो, तो उसी 5 किलोवाट के पैनल में आप 6 किलोवाट पैनल लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जनरेशन जो है वो ज्यादा होगा, और आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो आपकी जो बिजली बिल में और कटौती आएगी। तो ये सब बातें, इन्वर्टर, पैनल्स, केबल और स्ट्रक्चर, ये सब अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। साथ में दो चीजें और ध्यान देना चाहिए, एक तो डीसीडीबी और एसीडीबी, इनका प्रॉपर कैपेसिटी होना चाहिए। और जो आप अर्थिंग करते हो वो अर्थिंग भी आपकी प्रॉपर होना चाहिए। आपको डीसी साइड में सेपरेट अर्थिंग करनी पड़ेगी, आपको लाइटनिंग रजिस्टर यानी एलए के लिए एक सेपरेट अर्थिंग करनी पड़ेगी, और एक अर्थिंग होगी आपकी इन्वर्टर साइड से। तो ये तीनों अर्थिंग आपको सेपरेट सेपरेट करनी होगी। उसके लिए आपको कॉपर वायर यूज करना चाहिए, और उसकी जो आपकी गड्ढा है उसमें आपको जो अर्थिंग कंपाउंड आता है वो डालना चाहिए, और उसकी जो अर्थिंग रॉड होती है वो भी आपको कॉपर यूज करना चाहिए। तो ये सब बातें मेरी जी तरफ से और मैंने ऐड कर दी। जी 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 आनंद जी, थैंक यू। आपने बहुत सारे अच्छे पॉइंट दिए, श्वेता जी ने भी अच्छे पॉइंट्स दिए। यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैं अपनी तरफ से और जोड़ना चाहूँगा। अब बात आती है कि भाई अवेलेबिलिटी, कि भाई हम ये सामान किससे लें। आज की डेट में ऑनलाइन में भी बहुत सारे मिल रहे होंगे आपको अलग अलग कोर्स। तो हेलो, जी सुन रहा हूँ, बताइए। सर आवाज आ हाँ, रही है? तो क्या है कि भाई लोकल इज वोकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। क्या है कि सही। ऑनलाइन में आपको बहुत अच्छे अच्छे कोच मिल रहे होंगे, कोई बोल रहा होगा भाई इतने रेट में दे दूंगा, इतने रेट में, तो उस चीज़ को आप सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए देख सकते हैं। लेकिन चूंकि ये प्रोडक्ट आपके घर के ऊपर लगना है, तो आपकी साइट कंडीशंस और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही लगना होता है। तो जी प्रेफर करें कि भाई आपके जो नियरेस्ट जो डीलर हो, जो आपको सर्विस दे सके, आपकी जगह पे आके आपके लिए खड़ा हो सके, आप उसको प्रेफरेंस दीजिएगा। क्या है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ये हमने भी सुना है। और इस प्रोडक्ट में अगर कहीं सेफ्टी और सर्विस की ज़रूरत पड़ गई, तो वो इंटरनेट पे मिलना शायद ही पॉसिबल हो। तो मेरा तो ये बिल्कुल ठीक है कहा। कि भाई आप अपने लोकल डीलर्स को ज़्यादा प्रेफर करें। आप उनके काम को देख लें, प्रीवियस काम को देख लें, उनके प्रीवियस जो कस्टमर्स हैं उनके साथ उनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल भी चेक कर लें। ये सब होने के बाद आप उनको ये सिस्टम के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। मैं इसके इसमें ऊपर एक सेंटेंस बोलना और इसके चाहूंगा। ऊपर और इसके ऊपर और सेंटेंस। कई वीडियोस हम लोगों ने डेडिकेटेड वीडियोस बना रखे हैं कि भाई 1 किलोवाट का सिस्टम, 2 किलोवाट का सिस्टम, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, ऑन टू ग्रिड, हाइब्रिड, ये सब के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस हैं। और यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने भी अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के उनको भी देख लें, आपको ही फायदा होगा। इसमें सर एक बात और बोलना चाहूंगा मैं। जैसा कि आपने बहुत अच्छा बताया ये बात, ये सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम या ऑफ ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम जो है, ये कूलर, टीवी, फ्रिज या मोबाइल नहीं है। इसको आपने एक बार ले लिया, अब इसको आपको सिर्फ उपयोग करना है। इसमें आपको जो भी सिस्टम है उसकी क्वालिटी, वो कैसे काम करता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी सिस्टम की क्वालिटी लोगे तो
उसमें जो भी वेयर एंड टेयर होते हैं, जो भी मेंटेनेंस है, या जो भी उसमें गड़बड़ियां आती कभी मान लो आती हैं, तो क्योंकि इलेक्ट्रिकल आइटम है, तो वो आपको लोकल बंदा ही आपको उसमें हेल्प कर पाएगा। इसलिए आपको लोकल से ही परचेस करना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली आप। चलिए ठीक। आनंद जी, एक और क्वेश्चन आपके लिए एकदम बैक टू बैक रेडी है। सर की तरफ से है। उनका कहना है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंड्यूसिंग द ऑन ग्रिड सिस्टम बाय एन इन्वर्टर। मतलब कि उनका मेन चीज, एक और क्वेश्चन ऊपर मैंने पढ़ा, आनंद को क्वेश्चन आ रहा है समझ? जी आ रहा है, बताइए फिर से बताइए। हाँ, क्वेश्चन ये है कि भाई ये ऑन ग्रिड सिस्टम में जब ऑन ग्रिड अवेलेबिलिटी नहीं रहती है तो ये इन्वर्टर क्यों बंद हो जाता है? अच्छा चलिए बता देता हूँ मैं। देखिए ऑन ग्रिड सिस्टम का मेन काम क्या रहता है? ऑन ग्रिड सिस्टम का मेन काम ये रहता है कि वो आपकी छत पे लगे सोलर पैनल्स की सहायता से जो बिजली बन रही है, उस बिजली को प्रोड्यूस करके आपके घर में सप्लाई करे, और जो बिजली बची हुई है उसको वापस एमपी में भेजे, सॉरी आपके ग्रिड में भेजे, मतलब में एमपी है तो आपके डिस्कॉम में भेजे। डिस्कॉम में भेजने का से क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि दिन भर आपको सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आपकी छत पे बिजली बन के जब आपके डिस्कॉम में वापस जाएगी, तो शाम को जब सूरज चला जाता है और आप वो बिजली यूज करते हो, तो वो आपको वापस मिलेगी। तो आपने सुबह दिन में बना के भेजा, शाम में आपने वापस लिया, तो वो जीरो हो गया, कंपनसेट हो गया, और आपका बिजली बिल जो है वो नहीं आया, क्योंकि आपकी मीटर जो है वो उसने ज्यादा यूनिट इंपोर्ट की ही नहीं, आपका ज्यादा तो इससे यूज हो गया। अब ये बंद क्यों हो जाता है, उस पर हम आते हैं। सीधी सी बात है, जब आपके यहाँ आपके मोहल्ले में बिजली लगी हुई है, और सपोज कीजिए लाइट गोल होती है, या सपोज कीजिए एक आपके घर से जहाँ पे कनेक्शन आया हुआ है आपके घर पे, उस पोल पे किसी एक कनेक्शन को और करना है आपके ग्रिड वालों को, तो उन्होंने मान लो लाइट बंद करवा दी, और आपके इन्वर्टर से बिजली बन के वापस जा रही है, तो क्या होगा ये कि आपका जो लाइनमैन काम कर रहा है उसको शॉर्ट लग जाएगा, बिजली का शॉक लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उन्होंने बिजली तो बंद करवा दी ग्रिड की डिस्कॉम से, लेकिन आपके इन्वर्टर से बिजली जा रही है जो वो उसको उसके लिए हजारडेस हो गया वो। तो जो जितने भी इन्वर्टर बनते हैं पूरे विश्व में और इंडिया में भी, जो भी इन्वर्टर आते हैं बिकते हैं, उनमें एक होती है फैसिलिटी एंटी आइलैंडिंग। एंटी आइलैंडिंग का मतलब ये है कि ग्रिड बंद होने के विद इन 1 सेकेंड, ऐसा भी नहीं कि 3-4 सेकंड के अंदर, विद इन 1 सेकंड आपका इन्वर्टर जो है वो बिजली एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है। जैसे ही आप ग्रिड बंद होगी तो वो इसमें पावर तो आएगा पैनल से, लेकिन उस पावर को डीसी पावर को कन्वर्ट नहीं करेगा वो, और बिजली बनाना बंद कर देगा, बिजली एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा, ताकि जो इस तरह की हानियां हैं कि जन हानि धन हानि जो होती है वो बच जाए, और आपका जो सिस्टम है जैसे ही बिजली आएगी तो वापस से अपने आप शुरू हो जाएगा। तो दो बातें स्पष्ट करने होनी चाहिए इसमें। इसका मतलब स्टोरी ये है कि पहली बात तो ये है कि सोलर सिस्टम जो आप कॉन्क्रीट लगा रहे हो, उस पर ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पर क्या चला रहे हो। कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास भी कूलर है, पंखे हैं, हमारे पास एसी नहीं है, कल को हम एसी लगाएंगे तो ये उठाएगा पैर। आपका सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो सिस्टम उठाने के लिए नहीं बना है, बिजली बना के सप्लाई करने के लिए बना है घर में, और बची बिजली को वापस डिस्कॉम में भेजने के लिए बना है। और दूसरी बात यह है कि कर रहा है ये, लेकिन जब लाइट है, सोलर है, काम करके आपका बिजली जीरो कर दे रहा है। ठीक है सर? चलिए ठीक है। तो गौरव ठाकुर साहब, आपका ये क्वेश्चन था कि भाई क्या इसमें हम एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर चला सकते हैं? तो जो अभी जी ने हमें क्वेश्चन का आंसर दिया, इस वाले क्वेश्चन में भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आशा करता हूँ कि आपने ठीक से सुना होगा। इनफैक्ट इसके ऊपर कई वीडियोस हमने बना रखे हैं। आपका जो क्वेश्चन है कि भाई क्या एसी, रेफ्रिजरेटर और फोन चल सकता है, फ्रिज चल सकता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई आप जो भी चलाना चाहते हैं, जो आपके घर में एग्जिस्टिंग लोड पहले ग्रिड पे चलता था, वो सारी चीज़ें ऑन टू ग्रिड सिस्टम पे भी चलेगी, प्रोवाइडेड ग्रिड अवेलेबल हो। मोटा मोटी एक बार समझ लीजिए कि भाई ये वाला ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगा के, या सोलर ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवा के आप अपनी बिजली का बिल कम कर रहे हो, आप अपनी बिजली खुद जनरेट कर रहे हो। अब बिजली जाएगी तो ये सिस्टम भी बंद हो जाएगा, और बिजली आएगी तो आप अपने उस सिस्टम पे सब कुछ चला सकते हो। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोटर, पंप, जो चलाना है वो चलाइए। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि भाई आज की डेट में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े मशीन्स भी इसी पे चलते हैं, इसी पे चलते हैं। ये आप मत पकड़िए, वो बिजली जनरेट कर रहे हैं, चल वो ग्रिड पे ही रहा है। राइट। बिजली जनरेट करके अपनी बिजली का बिल कम कर रहे हो।
ये क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए, विवेक कालास्कर जी का है। आई वांट टू नो ये ग्रॉस मीटरिंग किसको लेना चाहिए, और ग्रॉस मीटरिंग के जरा ये पॉइंट वो क्लियर कर चाहते हैं। सबसे पहले तो सर जो हम एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो हम पिछली बात कर रहे थे, जो क्वेश्चन था कि मैं क्या चला सकता हूँ क्या नहीं चला सकता हूँ, तो ऑन ग्रिड में क्या होता है, जैसे कंफ्यूजन होता है कि मैं अगर लगाऊंगा, मैं 3 किलोवाट का मैंने ऑन ग्रिड सिस्टम लगा दिया और कभी मेरा जो है लोड 5 किलोवाट तक चला गया तो क्या होगा, मेरा सिस्टम बंद तो नहीं हो जाएगा। तो ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है लोगों में। तो मैं सिंपल तरीके से समझाना चाहूँगी कि आप सिर्फ जो है एक बोझ कम कर रहे हो ग्रिड का। आप सोलर लगवा के ग्रिड का बोझ कम कर रहे हो, तो आपने जितनी बिजली बनाई उतना तो आपका लोड यूज कर लिया, और जो एक्स्ट्रा बिजली का यूज है वो ग्रिड से ले लेगा। तो आपका कोई सिस्टम बंद नहीं होता ऑन ग्रिड में। बस ये होता है कि आप कुछ यूनिट अपना खुद जनरेट कर ले रहे हो, उतने का बिल कम आएगा। तो ये सबसे ज्यादा फायदा है ऑन ग्रिड में, ये बिल आपका कम हो जाता है। जी और जी बाकी ग्रॉस मीटरिंग जी। हाँ मैडम, अब वो दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए भाई, ग्रॉस मीटरिंग किसको लेना चाहिए और इसका एक्चुअल फायदा क्या है। ग्रॉस मीटरिंग जो है इसमें अगर आप ग्रॉस मीटरिंग में क्या होता है कि ग्रॉस मतलब टोटल, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, यानी कि जितना आप बना रहे हैं उतना खुद यूज कर रहे हैं। जितनी बिजली आप बनाएंगे उतनी खुद यूज करेंगे, फीड करने का कोई सिस्टम नहीं है उसमें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेट मीटरिंग सिस्टम लेना चाहते हैं या ग्रॉस मीटरिंग, और मेनली गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे डिपेंड करता है कि पॉलिसी आपके स्टेट में क्या चल रही है, कहाँ पर ग्रॉस मीटरिंग अलाउड है और कहाँ पर नेट मीटरिंग अलाउड है। जैसे कि अभी कमर्शियल में ग्रॉस मीटरिंग कुछ स्टेट्स में कर दिया गया है, नेट मीटरिंग आप नहीं ले सकते हैं। तो ग्रॉस मीटरिंग का यही फायदा है कि आप अपने हिसाब से एक डिजाइनिंग करा के अपने यहाँ एक पर्टिकुलर कैपेसिटी ऑफ सोलर पावर प्लांट लगा लें और अपनी बिजली बनाकर खुद ही यूज कर रहे हैं, फीड करने का कोई सिस्टम नहीं होता है उसमें। जी विवेक जी, यहाँ पे एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा। श्वेता जी आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। इस पॉइंट में एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से जोड़ूंगा कि भाई ये सारा का सारा कैलकुलेशन जो होता है वो ये, या फिर इसमें बोल दूँ कि भाई ये सारा गणित होता है कि भाई पैसा कितने दिन में वसूल होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। आप जितने भी दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई भले ही वो क्वेश्चन आपका हो या किसी और का हो या किसी और ने पूछा हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वाले क्वेश्चंस को का आंसर भी ध्यान से सुने, शायद वो आपके किसी न किसी काम आ जाए। क्या क्वेश्चन का आंसर आप आपके हर क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप जैसे जो अभी जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सब के अगर हम क्वेश्चन अगर एक एक करके हम सॉल्व करेंगे तो शायद आपके बाकी क्वेश्चंस का भी आंसर मिल जाए। तो अभी जैसा विवेक जी का क्वेश्चन था कि भाई ग्रॉस मीटरिंग किसको जाना चाहिए, नहीं, इनका जो क्वेश्चन है उसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा कि सारा खेल होता है कि भाई पैसा कितने दिन में वसूल हो रहा है। सारा खेल पैसा कितने दिन में वसूल हो रहा है। अब भले ही वो अगर हम नेट मीटरिंग की बात कर लें तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे हम नेट टू नेट कर देंगे, जितना हमने नेट यूनिट्स लेते हैं उतना हम लोग जनरेट कर रहे हैं और वो नेट टू नेट नलीफाई हो जाता है। तो 7 रुपये में हम लेते हैं तो 7 रुपये में हमारा यूनिट 0 हो जाता है, मतलब कि नलीफाई हो जाएगा, तो अपने को भाव सेम मिल रहा है। लेकिन ग्रॉस मीटरिंग में वही चीज़ अलग रेट में मिलता है। आपका लेने का भाव 10 रुपये है, देने का भाव 3 रुपये है। तो यहाँ पे हर एक को, कई लोगों को खटकता है कि भाई मैं लेता हूँ तो 10 रुपये में और देता हूँ 3 रुपये में, तो ये मेरे फायदे की चीज़ नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये चीज़ फाइनेंशियल एंगल से देखिए, आप ये चीज़ फाइनेंशियल एंगल से देखिए। आप बैंक में अगर पैसा जमा करेंगे, आप सपोज बैंक में पैसा जमा करेंगे तो आपको कितने टके या कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। एफडी कर लें या जो भी इन्वेस्टमेंट कर लें, 12, 13, 16, 17, 18, ठीक है, इससे ज़्यादा मिलेगा क्या, पहले आप वो देख लीजिए। और वही चीज़ अगर आप रूफटॉप सिस्टम में ग्रॉस मीटरिंग में भी लगाते हैं तो आप कितने की बचत कर पाएंगे। आपको मालूम है कि भाई 3 रुपये का भाव मिल रहा है, 4 रुपये का भाव मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, तो उसका एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर लीजिए कि भाई अल्टीमेटली आपको कितना फाइनेंशियल फ़ायदा हो रहा है। मेरा इतना दावा है कि भाई अगर आप ये पूरा अपना तरफ से कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको इतना तो पता चल जाएगी भाई यहाँ पे, यानी कि सोलर पे जो ROI है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा ही है। और इसीलिए
आज की डेट में सब लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का जो ROI है वो एज कम्पेयर टू एनी अदर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट ROI आज की डेट में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं विजय पाल जी का। गौरव ठाकुर साहब, आपका तो हमने क्वेश्चन ले लिया, आंसर भी दे दिया विजय पाल सिंह का कि भाई वंस वी इंट्रोड्यूस द ऑनलाइन ग्रिड सिस्टम बाय इन्वर्टर it will feed that grid available and we may use our system. एक मिनट, once again मैं पढ़ लेता हूँ। once we introduce our on grid system by inverter it will feed that grid is available and we may use our system. no doubt ऐसा ही होता है। next question ले लेते हैं। आनंद जी, ये क्वेश्चन आपका आप ले लीजिए। इसमें नीरज जी का क्वेश्चन है कि भाई पॉली पैनल के कंपैरिजन में मोनो पर पैनल का जनरेशन डिफरेंस कितना होता है और प्राइस में एक्चुअल में डिफरेंस कितना आता है? देखिए, अभी पॉली और मोनो में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। पॉली और मोनो जो है वो लगभग अभी कॉस्टिंग 1 रुपए कम ज्यादा हो रही है। यदि आपको पॉली पैनल जो है वो 18 रुपए मिल रहा है तो मोनो पैनल आपको 19 रुपए मिलेगा। तो ये पॉली और मोनो का अंतर तो बहुत कम हो गया है। हाँ, पॉली और मोनो पर्क PERC जो होता है इसमें डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है। ये इसमें मान लो आप समझ देखा जाए तो जी मान लो 18 रुपए पॉली है और 19 रुपए मोनो है, तो शायद मोनो पर्क आपको 21 रुपए या 22 रुपए मिलेगा। लेकिन जनरेशन वाइज अपन देखेंगे, और जैसा कि श्वेता जी ने पहले बताया था कि कितना कम एरिया कवर करता है मोनो पर्क, उस हिसाब से देखा जाए तो यदि आपके यहाँ मान लो बजट का इशू नहीं है और आपका सेम लोकेशन में आपको ज्यादा पावर जनरेट करना है तो आपको ऐसे पैनल यूज करना चाहिए जो इनका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो। तो मोनो पर्क की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, लगभग 22% तक होती है। अभी तो 24% वाले भी आ गए हैं। तो यदि आपको बजट का कोई इशू नहीं है और जगह आपके पास में कम है तो आपको मोनो पर्क यूज करना चाहिए, और यदि आपके पास में जगह की दिक्कत नहीं है तो फिर आपको पॉली यूज करना चाहिए। आई थिंक यही उसका आंसर है। ओके सर। हाँ, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं योगेश कुमार शर्मा जी का। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि भाई उनका क्वेश्चन है कि भाई सर एक 2 किलोवाट ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या हम 1 किलोवाट का समर पंप यानी कि वो टुल्लू पंप 1 HP का चला सकते हैं क्या? एक 2 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सिस्टम पे 1 HP का सबमर्सिबल पंप चला सकते हैं क्या? 1 HP का सबमर्सिबल पंप जी डिपेंड करता है कि आपने बैकअप कितना ले रखा है, और सजेस्ट तो यही किया जाता है कि कम से कम 2.5 किलोवाट का जो है मॉड्यूल्स जो है वो लगे हों, और बैटरीज भी प्रॉपर डिजाइनिंग करके जो आपका मोटर है उसकी जो डेटा शीट है या उसका जो स्पेसिफिकेशंस है उसको देख के डिजाइन हो। तो ऑफ ग्रिड में जो मेन चीज है वो है डिजाइनिंग का। सारे क्या लोड चलाना है, क्या इक्विपमेंट्स आपको रन करने हैं, उन सब की जो स्पेसिफिकेशन शीट है उनको देख के डिजाइनिंग होती है। तो जी, कंपनी टू कंपनी और स्पेसिफिकेशन टू स्पेसिफिकेशन कितना करंट ले रहा है, कितनी वोल्टेज ले रहा है, कितना पुराना मोटर है, किस जमाने का है, तो वो सब ऑफ ग्रिड में मेन थिंग इज डिजाइनिंग यूजिंग द डेटा शीट ऑफ एवरी लोड। ओके योगेश जी, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं अपनी तरफ से जोड़ देना चाहूँगा। क्या है कि 1 HP मोटर या जो बोलिए मोटर्स, कॉम्प्रेसर्स और हीटर्स ये हैवी लोड इक्विपमेंट्स होते हैं, और ये जब स्टार्टअप करते हैं तो एक ये जर्क लोड भी लेता है। अगर हम फ्रिज की बात कर लें तो अगर वो 1 का 3 हो जाता है तो उसी के हिसाब से वहाँ पे इन्वर्टर्स भी सेलेक्ट होते हैं। चलेगा वो 1 पे ही, लेकिन वो जब जर्क लोड लेगा या जो स्टार्टिंग लोड होता है वो 3 पट या 2.5 पट हो जाता है, तो उसी हिसाब से इन्वर्टर्स का सिलेक्शन। और रही बात बैकअप का, तो वो डिपेंड करता है कि भाई कितने घंटे का या कितना कैसा आपने बैटरी का कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है। तो अल्टीमेटली ये सारा खेल कैलकुलेशंस का है। आनंद जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने भी। नीरज जैन का क्वेश्चन, नीरज एक मिनट सर, नीरज जैन का सबका क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट, I am interested in installation of 5 kilowatt solar, but confusion is going with panel difference. तो नीरज जैन साहब, अभी तक आप तो समझ ही चुके होंगे कि भाई मोनो, मल्टी, पॉली, बाइफेशियल, कट सेल्स, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स आ रहे हैं आज की डेट में मार्केट में, और इनफैक्ट आज की डेट में BIS स्टैंडर्ड्स की ही बात की जा रही है। और जैसा मैंने डिस्कशन में पहले भी बताया
कि आप अपने नियरेस्ट डीलर्स से कोऑर्डिनेट करें, वो सबसे अच्छा सोर्स होगा। बाहर दूर के ढोल सुहाने होते हैं, सर्विस का इशू हो जाता है, तो आप अपने नियरेस्ट डीलर को पहले प्रेफरेंस दें, उसके पास क्या मटेरियल मिल रहा है वो देखें, वो आपको अच्छी तरह गाइड करेगा कि भाई वहाँ पे क्या चल रहा है। अगर वहाँ पे पॉली चल रहा है तो पॉली के हिसाब से, मोनो चल रहा है मोनो के हिसाब से, और इन सब के ऊपर मॉड्यूल्स कैसे होते हैं, BIS कैसे होता है, क्या नहीं है, कौन से अच्छे हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी 100 से ऊपर वीडियोस बन रखे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल के ऊपर जाएं, थोड़ा सा टाइम निकाल के, कुछ अच्छे वीडियोस, कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लोग भी आए हैं, उन्होंने इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। आप उसे देखें, समझें और अपने लिए एक सही सिस्टम का सिलेक्शन करें। आनंद जी और श्वेता जी, एक और नया क्वेश्चन लेते हैं। वैशाली मलिक जी, एक मिनट दीजिए ना मुझे, 1 मिनट से पुराने क्वेश्चन पे जाना चाहूंगा। 1 HP का जो पंप होता है, जैसे कि आप लोगों ने दोनों सही बताया, 1 HP का जो पंप होता है 746 वाट का होता है। 1 HP का जो पंप होगा 746 वाट लेगा, लेकिन चूंकि वो एक इंडक्टिव लोड है, आपने जो बोला इंडक्टिव लोड होता है, जो शुरू में जो टॉर्क करंट उसका जो होता है, सर्ज करंट उसको बोलते हैं, जब वो मोटर उठती है, स्टार्ट होती है, तो अपनी क्षमता का लगभग 2 से 2.5 गुना लेती है। वो 2 से 2.5 गुना 2 लेगी कि 2.5 गुना लेगी, ये भी डिपेंड करता है, जैसा कि श्वेता मैम ने बताया, वो कितनी पुरानी मोटर है। यदि नई मोटर है तो शायद वो 2 गुना लेगी, और पुरानी मोटर शायद वो 2.5 गुना लेगी। तो यदि आप 746 को 750 मान लो, और 750 को अपन 2 टाइम्स करेंगे, तो 1500 वाट लोड लेगी, यदि आप उस मोटर को ऑन कर रहे हो। अब 1500 वाट लोड यदि ले रही है कोई मोटर, और आपने 2 किलोवाट इन्वर्टर लगाया हुआ है, जिसकी क्षमता ही 75% के हिसाब से 1500 वाट चलाने की है, तो इट मे पॉसिबल कि वो ना चल पाए। शायद वो आपका इन्वर्टर, क्योंकि वो ऑफ ग्रिड है, ऑन ग्रिड नहीं है कि वो डायरेक्ट शेयर कर ले आपकी ग्रिड से, ऑफ ग्रिड है वो, तो इट मे पॉसिबल कि वो मोटर का लोड ही ना उठा पाए। तो जैसा कि श्वेता मैम ने कहा, आपको जो कुछ चलाना है तो 2.5 किलोवाट सिस्टम ही आपको यूज करना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारे दर्शक भी जानते हैं, कि सबमर्सिबल लोड, जैसे इंडक्टिव लोड सबमर्सिबल हो गया, आपका मिक्सी हो गया, आपका प्रेस हो गया, ऐसा कोई भी लोड जो आपका 1000 वाट से ऊपर का है या 1500 वाट से ऊपर का है, उसको सोलर पे चलाने की इजाजत तब तक नहीं दी जाती जब तक बहुत जरूरी ना हो। जब हमारे लाइट गुल होती है तो हम क्या करते हैं, लाइट गुल होने पे हम सिर्फ पंखे चलाते हैं, लाइट चलाते हैं, या बहुत हुआ तो टीवी चलाएंगे LED वाला। लेकिन ऐसे इंडक्टिव लोड को लाइट गुल होने पे या ऑफ ग्रिड से चलाने की सलाह नहीं दी जाती जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। यदि बहुत जरूरी है तो फिर आपको जो क्षमता सिस्टम की वो बढ़ानी चाहिए, 2.5 किलोवाट या 3 किलोवाट लगाइए आप। ओके, थैंक यू आनंद जी। एक वैशाली क्वेश्चन है, श्वेता आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वैशाली मलिक जी का क्वेश्चन है, सर क्या स्कोप है अगर इंडिया में मैं रिन्यूएबल एनर्जी से M.Tech करूं तो क्या ट्रेनिंग ऑप्ट करने के बाद जॉब मिलने के कोई चांसेस ज़्यादा हो, और कैसे अप्लाई करें? श्वेता जी, ये क्वेश्चन वैशाली मलिक जी का है। इसका जवाब मैं देना चाहूंगी वैशाली जी। चाहे आप रिन्यूएबल एनर्जी से कोई स्टडी कर रहे हो, किसी भी कॉमनली भी अगर हम बोले, तो बार बार हम लोग यही बात कर रहे हैं कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज के लिए आप अच्छे से स्टडी करें, अपनी फील्ड में जो है वो एक्सपर्टीज हासिल करें, और ट्रेनिंग वगैरह जहाँ पर भी आपको सही लगता है वहाँ बिल्कुल ज्वाइन करें। प्रैक्टिकल ऑन हैंड्स ट्रेनिंग जो है वो ज्वाइन करें। तो और रिन्यूएबल एनर्जी में स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिन्यूएबल की अगर आप बात करते हैं, विंड है, बायोगैस है, और सोलर तो है ही है, सोलर थर्मल है, बहुत तमाम स्कोप है। आजकल तो हर चीज़ में रिसर्च एंड ट्रेनिंग वगैरह चलती रहती हैं, तो आपको स्कोप बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल आप जॉब और करियर आगे बढ़ना चाहते हैं तो नॉलेज लेकर बहुत सारी लाइंस हैं जो आपके लिए खुली हुई हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, उस फील्ड में आपको सीखना होगा, जानना होगा, तो तमाम ऑप्शंस हैं। ओके, चलिए ठीक है वैशाली मलिक जी, आप समझ ही गए होंगे। और इनफैक्ट मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे एक ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर सेशन सही में इंफॉर्मेटिव लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एक लाइक बटन को दबा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन और इंटीमेशन आपके पास पहुँचता रहे। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाते हैं। तो अगर आप सोलर इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या सोलर इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, या सोलर इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं,
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और ट्रेंड सेटर्स को भी लाते हैं और वो लोग भी अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस इस चैनल के ऊपर शेयर करते हैं, शायद वो आपके किसी न किसी काम आ जाए। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक ज़रूर कर दें अगर आपके क्वेश्चंस का आपको सही समाधान मिल गया हो, आंसर्स मिल गया हो। और ऐसे ही हम हर संडे को शाम को हर संडे को सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक हम ये लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, जहाँ पे हम आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस को ही टैकल करने की कोशिश करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि भाई हम आपको सही समाधान दें। इनफैक्ट हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि भाई आपको सही इंफॉर्मेशन मिले। बाकी रेस्ट है आपके ऊपर, आप अपने नियरेस्ट डीलर के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने लिए एक अच्छा सिस्टम और अच्छा डीलर चूज कर सकते हैं। ओके, एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। अब चूंकि हमारे पास टाइम भी बचा है, ख़त्म होने का है टाइम, जैसा कि हमने बताया था कि भाई 10:30 की हमारा सेशन रहता है, तो हम फटाफट अब कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेना चाहेंगे। जो सिंगल लाइन वाले क्वेश्चंस हैं वो तो एक ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, अशोक सजनानी जी का है, हाँ, कि भाई कैन ए सोलर सिस्टम में इंस्टॉल इन कॉमन टेरेस ऑफ ए हाउसिंग सोसाइटी, इफ यस व्हाट इज द लीगल फॉर्मेलिटीज। तो अशोक सिंगनानी जी का ये क्वेश्चन सही में वैलिड है। क्या है कि आज की डेट में सिटीज़ में सब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं और वहाँ पे जो टेरेस होता है वो कॉमन होता है। तो अशोक जी, वहाँ पे अगर हर स्टेट का अलग अलग एक रूलिंग है। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र का एक रूलिंग बहुत पहले ही आ चुका था, शायद 2007 में ही था, कि भाई आप अपने कॉमन टेरेस सोलर सिस्टम लगा सकते हैं और उसके लिए सोसाइटी कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकती है। इसका एक GR भी अवेलेबल है। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं और आपको वो GR की कॉपी चाहिए तो आप हमें ईमेल कर दीजिए solar-is-my-passion@gmail.com पे, मैं आपको वो GR की कॉपी शेयर कर दूँगा। तो इट्स पॉसिबल इन महाराष्ट्र, वहाँ पे आप कॉमन टेरेस एरिया पे अपना एक कॉमन सिस्टम अपने एक प्राइवेट सिस्टम लगा सकते हैं कॉमन टेरेस पे। तो उसके लिए कोई भी सोसाइटी की तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये प्रॉपर GR है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। ओके, आनंद जी, एक ये क्वेश्चन है नीरज जैन सर का कि सर आई एम इंटरेस्टेड इन 5 किलोवाट पॉली बट MP गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी, वेंडर द्वारा कोटेशन दिया गया, सब्सिडी का अप्रूव्ड रेट 39 है बट इसमें सब्सिडी माइनस नहीं कर रहे हैं। तो इट्स ए रियली, आनंद जी आप चूंकि MP से हैं तो ये वाला क्वेश्चन आप ही बताएं सर। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, क्या नाम बताया आपने इनका? नीरज जैन साहब MP में हैं, उनको एक का सिस्टम लगाना है सब्सिडी के साथ। वेंडर द्वारा जो कोटेशन दिएगा उसमें सब्सिडी का अप्रूवल रेट है 39 रुपीज़ बट इसमें सब्सिडी माइनस नहीं कर रहे हैं। मैं नीरज जैन से बोलना चाहूँगा, नीरज जैन जी से, कि आप सब्सिडी के पीछे मत भागिए। जैसा कि आपका भी शब्द रहते हैं बहुत बार अजीत जी, सब्सिडी के पीछे मत भागिए। मैंने अभी तक जितने भी सिस्टम लगाए हैं मंडला में, उन सभी में मैंने वेंडर्स, जो मेरे कंज्यूमर हैं, जो कस्टमर हैं, उनको साफ साफ बोला हुआ था कि सब्सिडी के पीछे मत भागिए। सब्सिडी की प्रोसेस जो है वो बहुत पेनफुल है, उसमें आपको बहुत टाइम लगता है और सब्सिडी कब आएगी, कितने दिनों में आएगी, कितनी आएगी, इसके बारे में कोई भी श्योरिटी नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो होती हैं उनको फॉलो करने में बहुत टाइम लगता है और वो कब बदल जाए, कब उनका बेनिफिट आपको ना मिले, इसका कोई भरोसा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि सब्सिडी के चक्कर में आप सिस्टम अपने घर पे ऐसा ना लगवा लें जो आपका 2 साल बाद 3 साल बाद आपको दिक्कत दे ले, क्योंकि ये सिस्टम जो होता है ये 25 साल चलने के लिए बना होता है। तो आपका जो सिस्टम यदि 25 साल परफॉर्म करेगा बिना किसी प्रॉब्लम के, तो आपको उसका पैसा तो वैसे ही 5 साल में वसूल हो जाएगा। अगले 20 साल आप वैसे उससे बेनिफिट कमाने वाले हो, क्योंकि आपकी जो ये आपका खर्चा नहीं है। ऑन-ग्रिड सिस्टम पे कोई भी सिस्टम लगाना, घर पे ऑन-ग्रिड सिस्टम लगाना आपका खर्चा नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है जो आपको 5 बार लौटने वाला है।
आपने आज सिस्टम लगाया, 5 साल में आपका पैसा वसूल हो गया और अगले 20 साल बाद 4 बार और पैसा वसूल होगा। तो आपने लगाया एक बार, मिल रहा है आपको 5 बार। आप उसको इन्वेस्टमेंट समझें, खर्च ना समझें और सब्सिडी के पीछे ना भागें। आपको जो रेट मिल रहा है 39, वो रेट बहुत कम है। उस पर और सब्सिडी के आप सोचे उसके बारे में। तो क्या होगा कि सब्सिडी देने वाला दे देगा, लेकिन वो पैसा कहाँ से बचाएगा जब चीजें महंगी मिल रही हैं? अपना पैसा कहाँ से निकालेगा वो? जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो इंस्टॉलेशन, उसका पैसा कहाँ से निकालेगा वो? सामान का पैसा कहाँ से निकालेगा? वो चीजों में कटौती करेगा। मार्केट में पेन 2 रुपए का भी आता है, 2000 का भी आता है। तो वो चीजों में कटौती करेगा तो क्या होगा कि आपकी अल्टीमेटली आपको सफर होना पड़ेगा। वो सिस्टम लगा के निकल जाएगा पैसा लेके अपना, और अल्टीमेटली उसको सफर आपको करना पड़ेगा। जब आप कल को आप उसको बोलेंगे कि हमारे यहाँ ये इन्वर्टर काम नहीं कर रहा, या ये दिक्कत जा रही है, शॉर्ट सर्किट हो गया, या कुछ हो गया, तो वो आपका ना फोन उठाएगा ना आपको सर्विस दे पाएगा। तो आप अच्छा सिस्टम लगाएं, थोड़े पैसे ज्यादा खर्च करें, लेकिन सिस्टम ऐसा हो जो 25 साल तक लगातार काम कर सके। जी, मेरा इसमें एक पॉइंट रहेगा कि आपको, जैसे मैंने बीच में भी बताया है नीरज जैन साहब, कि ये प्योरली एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है। क्या है कि भाई अगर आपको मालूम है कि भाई ये पैसा इतने दिन में निकल जाएगा, तो इससे अच्छा कोई नहीं। आप इस बात पे ध्यान रखिए कि भाई आपको सिस्टम अच्छा रहना चाहिए, आपको सिस्टम अच्छा रहना है। क्या है कि दूर के ढोल सुहाने, ये बाद में फिर से एक और बार बताता हूँ कि दूर के ढोल सुहाने, आपको सर्विस मिलना चाहिए, आपको सिस्टम अच्छा होना चाहिए। इस बात पे आप ध्यान रखिए। और रही बात सब्सिडी की, तो आज के डेट में भाई सब्सिडी इज ए पेन एंड इट्स ए मेस। कब, कहाँ, किधर, कैसे, किधर, ये सब बताते बताते ऑलमोस्ट मेरे कम से कम भी 25-30 वीडियो हैं जिसमें मैंने बताया है कि भाई सब्सिडी कब, कहाँ, कैसे होता है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे भी पता लग रहा है कि भाई ये चीज़ अगर सही लेनी है तो आप अपनी तरफ से एक डिसीजन लें और एक अच्छा सिस्टम लें। सब्सिडी के पीछे जाके कुछ होने वाला नहीं है। श्वेता जी, एक क्वेश्चन आखिर में ले लेते हैं, ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो चुका है। सुबोध कुमार घोष जी का, क्या जनरल इन्वर्टर कैन बी यूज्ड एज सोलर इन्वर्टर? इट्स ए गुड क्वेश्चन, क्योंकि आज की डेट में हम सबके घरों में एक इन्वर्टर तो होता ही है। कई लोगों के घर में होता है जहाँ पे एक इन्वर्टर के साथ बैटरी भी लगी रहती है। तो क्या, दो क्वेश्चन इसमें आप साफ साफ बता दिए, क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सोलर इन्वर्टर एंड ए ग्रिड, और क्या हम अपने एग्जिस्टिंग इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल सही बात है सर। इन्वर्टर और बैटरी बैकअप तो जनरली हर घर में होता है। तो अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं सोलर इन्वर्टर में, तो बिल्कुल इसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो सोलर इन्वर्टर और नॉर्मल इन्वर्टर में डिफरेंस होता है वो ये है कि आपका जो सोलर जो सोर्स है वो हम जानते हैं कि एक फ्लक्चुएटिंग सोर्स है, फिक्स नहीं है। कभी कोई रेडिएशन आ रही है, कभी कुछ रेडिएशन आ रही है, इंटेंसिटी उसकी चेंज होती रहती है। तो जो सोलर इन्वर्टर डिजाइन होता है वो प्रॉपरली सोलर सोर्स को उसके लिए ही डिजाइन होता है कि वो आपको एक कांस्टेंट आउटपुट दे। तो उसके लिए उसमें तमाम फीचर्स होते हैं, जिसमें एक मेजर पार्ट है चार्ज कंट्रोलर का, उसमें रोल होता है। और आजकल तो टेक्नोलॉजीज एडवांस होती चली जा रही हैं। तो PWM टेक्नोलॉजी वाले अलग सोलर इन्वर्टर होते हैं, MPPT टेक्नोलॉजी वाले अलग सोलर इन्वर्टर होते हैं। तो आप अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं फिर भी, तो एफिशिएंसी उसकी थोड़ी सी डाउन होती है, बट फिर स्टिल अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इन्वर्टर को रिप्लेस ना करें, तो आप एक चार्ज कंट्रोलर या सोलर मैनेजमेंट यूनिट के नाम से डिवाइस आती है, जो कि आपको उसको आप लगाकर और उसको सोलर से भी अपने जो बैटरी है उसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, तो आनंद जी, अभी हम ये सेशन रैप अप करते हैं। आपने कुछ नाम साइड में रखे होंगे जो अच्छे क्वेश्चंस थे। जीतपाल तो उनको बता देंगे कैसे क्या करना है। जी, जीतपाल जी को आपने बता दिया था पहले ड्यूरिंग द सेशन, और हम फिर से बता दे रहे हैं। जीतपाल जी, आपको सिर्फ ये करना है कि आपको 7004294667 इस नंबर पे आपको आपका नाम, आपका प्लेस और आपने क्या क्वेश्चन पूछा था वो आप एक बार भेज दीजिए हमें। उससे ये होगा कि हम आपको ये जो दिखा रहे हैं सर, एक मोनोकट सेल जो अपन एज ए डेमो बताते हैं कि कैसे सेल होता है, कैसे दिखता है, वो कैसे काम करता है, ये हम आपको गिफ्ट में भेजेंगे। आपको आपका नाम और आपका प्लेस, लोकेशन जो है आपकी, वो भेजना है 7004294667 नंबर पर, व्हाट्सएप करना है। श्वेता जी, आपकी तरफ से किसको देना चाहेंगे आप? सर, ये जो आखिरी क्वेश्चन था, मुझे नाम तो नहीं याद है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। वैशाली मलिक जी का।
नहीं, ये एक जनरल सा क्वेश्चन है कि क्या हम सोलर से अच्छा, सुबोध कुमार घोष जी का जो इन्वर्टर वाला क्वेश्चन था जी, वैसे तो वैशाली मलिक तो उनको बता देंगे कि क्या करना है। सर इनको हम गिफ्ट दे सकते हैं, जो हमारे पास आपके पास जो भी गिफ्ट अभी अवेलेबल है जिसके बारे में हमारी बात हुई थी, तो आप अपने हिसाब से सर, मेरी तरफ से छूट है कि आप अपने हिसाब से इनको एक गिफ्ट दे दें। चलिए मैं आपको बता देता हूँ घोष साहब, क्वेश्चन सर आपको इनको करना भी क्या था। है कि आपको एक नंबर बता देता हूँ 7004294667। इस नंबर पे आपको आपका नाम, अता पता पूरा लिख दीजिए। इसमें आप अपने क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं सो दैट हम उसको कोरिलेट कर लें आपका क्या क्वेश्चन था और हम आपको ये चीज़ आपके पास भेज देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पैनल के मेंबर्स ने दिया वो आपको भाया होगा या आपको उससे समाधान मिला होगा या आपके क्वेश्चंस का आपको आंसर मिला होगा। तो वंस अगेन मैं श्वेता जी और प्रकाश जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, आनंद जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कीमती समय से टाइम निकाला और हमारे दर्शकों के इतने सारे क्वेश्चंस को आंसर किया। ठीक है आनंद जी, थैंक यू। श्वेता जी थैंक यू। आपकी तरफ से कुछ वर्ड्स, आप लोगों की तरफ से कुछ वर्ड्स। हाँ अभी भी लाइव है सर। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आप एक गिफ्ट वैशाली मलिक जी को भी दीजिए। वैशाली मलिक जी को? अच्छा, जिन्होंने वो एमटेक का क्वेश्चन पूछा था। यस 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 जी सर, वो भी अच्छा। ओके चलिए ठीक है। अगर वैशाली मलिक जी आप अगर लाइव अभी हैं जुड़े हुए तो आपको फिर से एक और बता देता हूँ कि नंबर है 7004294667। इसमें आप अपना अता पता पूरा कंप्लीट पोस्टल एड्रेस विद पिन कोड भेज दीजिएगा और आप अपना नंबर मतलब कि पिन कोड भेजिएगा और अपना क्वेश्चन भी भेजिएगा सो दैट हम आपके साथ बात करके आपके साथ कोरिलेट कर लें कि आप ही वही थे और हम आपको ये चीज़ आपको भेज देंगे। तो वंस अगेन ये सेशन चूँकि हमारा जो हम पहले ही बोलते हैं कि भाई 10:30 to 11:30 तक होता है, तो आनंद जी और श्वेता जी मैं आपका अगेन धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपनी कीमती समय से टाइम निकाला और हमारे दर्शकों के साथ उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी मदद की। ऐसे ही लाइव इंटरेक्शंस हम हर संडे को सुबह 10:30 to 11:30 करते हैं। नेक्स्ट जो संडे है चूँकि वो दिवाली है तो दिवाली में हम नहीं करेंगे, लेकिन उसके आगे वाले संडे यानी कि 22 तारीख को जो संडे पड़ रहा है वहाँ पे राजस्थान के जो एसोसिएशन है उसके मेंबर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप में से जो लोग भी राजस्थान में काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं या वहाँ के कस्टमर्स हैं, उनके मन, आप लोगों के मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे साथ 22 तारीख को इसी प्लेटफॉर्म पर सुबह 10:30 से 11:30 के बीच में अपने क्वेश्चंस को पूछ के उसका समाधान निकाल सकते हैं। तो थैंक यू आकाश जी एंड थैंक यू श्वेता जी, है आपने हमारा बहुत मदद किया, थैंक्स।